हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 22 जनवरी का। सॉरी, थोड़ी वीडियो जो है वो डिले हो गई है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। क्लियर? तो आइए आज का हम डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर जो रहते हैं, यानी कि जो आईएएस रहते हैं हमारी कंट्री में, उनके डेपुटेशन के बारे में। ठीक है, डेपुटेशन क्या रहता है यहाँ पे? एक मुद्दा क्या है, जैसे हमारे पीएम हैं, सीएम हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो पॉलिसीज़ लाई जाती है, बैकग्राउंड में जो वर्क किया जाता है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत सिलेक्टेड किए जाते हैं। ठीक है, ये आते कहाँ से? यानी कि हम लोग सोचते हैं ऐसा कि स्टेट्स में सर्व करते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में सर्व करते हैं, बट ये पीएम के जो सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है, वो कैसे इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है? वो किया जाता है डेपुटेशन के थ्रू। ओके, तो रिसेंटली ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा अभी क्या किया गया है कि स्टेट्स को एक लिखती तौर पे एक लेटर भेजा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रपोज कर रही है, कुछ अमेंडमेंट रूल्स लेके आ रही है, रूल 6 में अमेंडमेंट करने जा रही है डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स को लेके ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल 1954 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है अंडर यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, यहाँ पे बोला गया है जैसे डेपुटेशन का प्रोसेस जो रहता है, ये क्या क्या होता है इसमें कि यहाँ पे स्टेट का कंसर्न ज़रूरी है और जो ऑफिसर हैं, ठीक है, ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर का डेपुटेशन करना है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उनका कंसर्न लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है, उनको फोर्स नहीं किया जाता इसके चलते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है सेंटर स्टेट या फिर आईएएस ऑफिसर के बिटवीन, तो जो पावर रखी जाएगी इस रूल के अमेंडमेंट के तहत कि वो सारी पावर रहेगी सेंटर के पास। तभी ये जो इशू है काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो इसके अंडर जो है यूनियन गवर्नमेंट एक्वायर करेगी इटसेल्फ ओवर रीडिंग पावर, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर रहेगी ओवर रीडिंग पावर, जो ट्रांसफ़र किया जाएगा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को थ्रू सेंट्रल डेपुटेशन के थ्रू। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट जो है ये अप्रूवल की गई है, रिक्वायरमेंट के लिए अप्रूवल चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो कई जो स्टेट गवर्नमेंट्स है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो 3 सर्विसेज आती हैं इंपॉर्टेंट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स जो हैं इनकी रिक्रूटमेंट जो की जाती है यूपीएससी के द्वारा की जाती है, इनकी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इनकी सर्विसेज जो है जो अलॉट की जाती है, ठीक है, वो स्टेट कैडर में की जाती है। होता है ना सब कि सबसे पहले प्रीलिम्स रहता है, फिर मेंस रहता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर बाद में ट्रेनिंग रहती है, फिर अलग अलग कैडर्स दिए जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग के दौरान ही वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट के कैडर्स। ठीक है, तो वो जो है यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, रिक्रूट करती है, बट सर्विसेज जो अलॉट की जाती है अंडर वेरियस स्टेट कैडर्स के अंडर की जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें जो अकाउंटेबिलिटी की बात करें, बोथ सर्व अंडर द स्टेट एंड सेंटर, यानी कि ये जो अपनी ड्यूटी सर्व करते हैं स्टेट और सेंटर के यानी कि बोथ स्टेट एंड सेंटर के लिए इनके द्वारा ड्यूटी सर्व की जाती है। ठीक है, कैडर जो है ये कंट्रोल अथॉरिटी है ऑल इंडिया सर्विसेज की यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। इस अमेंडमेंट में जो प्रपोज किया गया है, अगर स्टेट गवर्नमेंट डिले करती है पोस्टिंग स्टेट कैडर ऑफिसर की, ठीक है, और सेंटर क्या करे, टू दी सेंटर एंड डज नॉट गिव इफेक्ट ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन विद दी स्पेसिफिक टाइम। ओके, सेंटर क्या करेगा, डिसाइड करेगा आने वाले टाइम में एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि ऑफिसर की जो डेपुटेशन की जो संख्या है, यानी कि लिस्ट जो प्रोवाइड करवाई जाएगी किस किस का डेपुटेशन होना है स्टेट से सेंटर में, तो उनकी लिमिटेड जो है नाम वहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे, यानी कि लिमिट रखी जाएगी, हाँ फिक्स कर दी जाएगी कि इतने जो ऑफिसर्स हैं उनका डेपुटेशन होगा। ठीक है, तो हम क्या करें उनको, यानी कि सेंटर जो है वो ऑफिसर को फोर्स नहीं कर सकता कि आपका डेपुटेशन होना ही होना है या ऐसे। ठीक है, तो ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो डिसएग्रीमेंट अगर होगा सेंटर और स्टेट के बिटवीन, तो जो फाइनल डिसीजन जो मैटर है वो डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट जो है गिव इफेक्ट टू दी डिसीजन, यानी कि स्टेट को सेंटर का डिसीजन जो है वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें अमेंडमेंट जो किया जा रहा है रूल्स में, तो फिक्स नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन एवरी ईयर की जाती है। ठीक है, तो एवरी ईयर करने की यहाँ पे बात की जा रही है कि फिक्स नंबर आईएएस ऑफिसर्स की जो संख्या वो रखी जाएगी डेपुटेशन के लिए एवरी ईयर। अगर बात करें कुछ प्रॉब्लम्स जो है ग्राउंड लेवल पे देखने को भी मिलती है, जैसे पुअर वर्किंग कंडीशन रहती है जूनियर लेवल पोस्ट पे, ठीक है, और साथ ही साथ आर्बिट्रेरी सिस्टम जो रहता है
इम्पैनलमेंट स्पेशली सीनियर लेवल पोस्ट में, लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टैनर है ऑल लेवल्स पे, और रियल रीजंस जो देखने को मिलते हैं स्पेशली जो शॉर्टेज है आईएएस ऑफिसर्स की, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई सारी दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। अगर मैं सजेशंस की बात करूँ तो जो नेशनल कॉन्सेंस है, ठीक है, तो क्लियरली रिमाइंड करने की ज़रूरत है सेंटर को कि जो इनहेरिटेड सिस्टम ना लेके आए, जो वॉइसराय मेंटल पैरामोंटी में देखने को मिला, ठीक है, यानी कि पास्ट में देखने को मिला, वैसा सिस्टम ना लेके आए, ठीक है। सेंटर जो है नो मोरल अथॉरिटी होनी चाहिए, टू गवर्न करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसके हिसाब से चलने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली जो सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस टूवर्ड द स्टेट, ऐसा किया जाए तो चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो सकती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड की ओर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यता मानी जाती है, ठीक है, यानी कि जब जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो हैं वो पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी आपको 5 स्टेट्स में इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, 2 और स्टेट्स कौन सी है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है यानी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत क्या किया जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है हम लोगों के लिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये बॉन्ड्स जो है ये मल्टीपल संख्या में इशू किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकलौता बैंक है हमारे स्टेट का जो इशू करता है ये बॉन्ड्स, ठीक है, ऑथोराइज करता है, एंड कैश बॉन्ड्स हैं, और ये वैलिड कितने डेज के लिए रहते हैं, 15 डेज के लिए वैलिड रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ डेजिग्नेटेड जो अकाउंट है रजिस्टर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ बॉन्ड्स जो है ये अवेलेबल रहते हैं किसी भी हमारे कंट्री के सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज के लिए, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये इशू जो किए जाते हैं बैंक के द्वारा जनवरी मंथ में किए जाते हैं, स्टार्टिंग में अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में, ठीक है। स्पेसिफाई किसके द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। पर्सन जो है इंडिविजुअल ये बॉन्ड्स को खरीद सकता है, एदर सिंगली और ज्वाइंटली भी, और विद अदर इंडिविजुअल भी खरीद सकता है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात ये है अगर जो खरीदेगा ना ये बॉन्ड, उसका डोनर का नाम जो है वो मेंशन नहीं होगा बोर्ड के ऊपर, ठीक है। बॉन्ड जो रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डोनर का नाम मेंशन नहीं होगा, ये इस बॉन्ड की खासियत है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है खास तौर से तब पिक्चर में आ जाते हैं जब किसी स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे क्या हो रहा हो, जो इलेक्शंस है वो हेल्ड हो रहे हो, ठीक है। तो अभी इलेक्शन का जो सीज़न है वो चल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड इसलिए पिक्चर में है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जो है नोटिफाई की जाती है, स्पेशली पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम है ये हमारी कंट्री में। अगर बात करें बेरियर इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिशरी नोट यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो हमारी कंट्री का सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है, और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होनी चाहिए हमारी कंट्री की, ओके, फुलफिल होनी चाहिए एक्सटेंड नो योर कस्टमर नॉर्म्स, ओके। और साथ ही साथ मेकिंग पेमेंट जो है यानी कि बैंक अकाउंट से होती है, स्पेशली जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 15 डेज़ के लिए ये वैलिड रहता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इसको क्या किया गया था, यूज़ किया जाता है आज के टाइम में, ठीक है। तो पीरियड ऑफ परचेज़ की बात करें तो 10 डेज़ का पीरियड रहता है इसमें, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के मंथ में इसको इशू किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक फ्रॉग का नाम जो रखा गया है वो किसके नाम पे रखा गया है, ग्रेटा थर्नबर्ग के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ग्रेटा थर्नबर्ग कौन, ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आवाज़ उठाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉग का नाम जो रखा गया है इन्हीं के नाम पे रखा गया है, प्रिस्टी मैंटिस ग्रेटा थर्नबर्ग, ठीक है। तो ये फ्रॉग है, ठीक है, जिसका नाम जो रखा गया है इन्वायरमेंट जो एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थर्नबर्ग उनके नाम पे, ठीक है। ये न्यू स्पीसीज जो पाई गई है रेन फ्रॉग की, जो डिस्कवर की गई है पनामा जंगल में। पनामा रीजन कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल अमेरिका वाला जो रीजन है पनामा, ठीक है, वहाँ पे आपको ये लोकेशन देखने को मिलती है कैरेबियन वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जूम मैप देखिए, पनामा की कैपिटल भी क्या है, पनामा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कैरेबियन सी हैं, गल्फ ऑफ मॉस्किटोज हैं, गल्फ ऑफ पनामा एंड गल्फ ऑफ
चिरिक्वाई, ठीक है, और ये पैसिफिक ओशियन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पीसीज जो है इसका नेम रखा गया है प्रिस्टी मैंटिस ग्रेटा थर्नबर्ग और पॉपुलरली इसको बोला गया है। फ्रॉग जो है ये ओरिजिनली डिस्कवर किया गया था 2012 में, क्लियर। और ये पार्ट है किसका, यानी कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि इसकी कास्ट क्या है, मेन ये यहाँ पे बताई गई है। प्रिस्टी मैंटिस ये फैमिली से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी का है, ठीक है। रिसेंटली इसका डीएनए जो एनालाइज किया गया है, ठीक है, डायोबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो कंफर्म किया गया फ्रॉग जो है ये न्यू स्पीसीज का है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक जर्नल जूकिस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है एनालाइज की गई हैं, ठीक है। पनामा की लोकेशन आप लोगों ने याद रखनी है और ये ग्रेटा थर्नबर्ग है जिनके नाम पे इस फ्रॉग का नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिल्क विलेज, ठीक है। तो मिल्क विलेज जो है पर्टिकुलरली किस एरिया को नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है स्पेशली जो JNK वाला जो रीजन है, यूनियन टेरिटरी जो है हमारी कंट्री के JNK, जेरी हैमलेट जो है ये डिक्लेयर किया गया है एज अ फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ JNK। जेरी जो सेटलमेंट है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और ये फर्स्ट मिल्क विलेज बनी है यूनियन टेरिटरी JNK की, ठीक है। सैंक्शन किया गया इसके चलते 57 मोर डेयरी फार्म्स, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट जो स्कीम है उसके तहत इसको यहाँ पे अनाउंस किया गया है। विलेज जो है इसमें 73 इंडिविजुअल डेयरी यूनिट्स हैं विथ 370 काउज यहाँ पे अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में इसके तहत अगर मिल्क विलेज जो अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है तो यहाँ पे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी जो है आने वाले टाइम में बढ़ेगी, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे लोकल फार्मर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए आप, ठीक है। JNK जो है, JNK को पहले ये स्टेट थी, फिर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, दो न्यू यूनियन टेरिटरी निकल के आई 2019 में, ठीक है। 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, तो उसके तहत नई 2 यूनियन टेरिटरी बनी और आज के टाइम में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं कुकबुरुक डे। कुकबुरुक डे क्या है, कुकबुरुक एक लैंग्वेज है, कहाँ की है ये, त्रिपुरा की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कुकबुरुक डे जो है इसको त्रिपुरी लैंग्वेज डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा 19 जनवरी को हर साल, ठीक है। एम क्या है इसका कि कुकबुरुक लैंग्वेज को जो आगे जाके रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, जो डेवलप किया जाए, तो साथ ही साथ डे को मेमोरेट्स किया जाता है। इनिशियली जो रिकॉग्नाइज किया गया था कुकबुरुक जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 1979 में, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कुकबुरुक को 1979 में रिकॉग्नाइज किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। 19 जनवरी 2022 में मार्क यानी कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है हर साल, और जो इस साल की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 44th कुकबुरुक डे सेलिब्रेट किया गया है। कुकबुरुक लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की, याद रखिएगा, और इसको त्रिपुरी और त्रिपुरा कोक भी बोला जाता है। 1979 में कुकबुरुक जो है और उसके साथ साथ बंगाली इंग्लिश को भी डिक्लेयर किया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज त्रिपुरा स्टेट की, ठीक है, तो इंडियन बाय द इंडियन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो मेंशन, अगर लैंग्वेजेस की बात करें हमारे संविधान में जो 8th शेड्यूल है, ठीक है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। ओरिजिनली लैंग्वेजेस कितनी थी, ओरिजिनली थी 14 लैंग्वेजेस, ओके, तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, फिर अमेंडमेंट करके आज के टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ठीक है। तो लैंग्वेजेस जो है 14 थी इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आज के टाइम में 22 है, याद रखना इसको। सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई 1967 में, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज जो ऐड की गई 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड की गई 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये ऐड की गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। ओडिया का रीनेम किया गया एज अ ओडिया 96th अमेंडमेंट 2011 में, ठीक है। इंग्लिश जो है इज नॉट दी लैंग्वेज लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ओके।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 शेड्यूल जो है, ठीक है, टोटल 12 शेड्यूल्स है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दिए, प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम बात करें कि मदर टंग लैंग्वेज डे की अगर बात करें, इंटरनेशनल मदर टंग डे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो इंटरनेशनल मदर टंग डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं हम, यानी कि नेक्स्ट मंथ हम सेलिब्रेट करेंगे 21 फरवरी को। यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि 21 फरवरी जो है ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट की जाएगी। 1999 में ऐसा अनाउंस किया गया। ओके, यानी कि वर्ल्ड जो है ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट, यानी कि वर्ल्ड के द्वारा सेलिब्रेट इसको करना स्टार्ट किया गया 2000 में। ओके, यानी कि ये किस याद में इसको डिक्लेयर किया गया, क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था कि बांग्ला जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो है इसके तहत क्या हुआ, कई वायलेंस भी हुई, हिंसा भी हुई, कई लोगों की जानें भी गई इस स्ट्रगल में। तो रेजोल्यूशन जो है 21 फरवरी को पास किया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का। और ये सजेस्ट किसके द्वारा किया गया, रफ़ीकुल इस्लाम के द्वारा ये क्या किया गया, सजेस्ट किया गया। तो बांग्लादेशी ये थे, ठीक है, तो रहते कहाँ पे थे, कनाडा में रहते थे। तो 1952 में प्रपोज किया गया कि जो ढाका में किलिंग हुई थी, ठीक है, ड्यूरिंग बांग्ला लैंग्वेज मूवमेंट के दौरान, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमें एक डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा सजेस्ट किया गया। एम क्या है कि प्रोटेक्ट करना स्पेशली जो डाइवर्स कल्चर है, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल मदर टंग डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 फरवरी को। ओके, यहाँ पे जो बात की जा रही है, त्रिपुरा की बात की जा रही है। त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी था पहले, ये 1 नवंबर 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। अपग्रेड यानी कि इसको स्टेटहुड का दर्जा जो दिया गया 21 जनवरी 1972, और कल के दिन ही क्या किया गया, स्टेटहुड डे जो है इसका सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच भी रही थी कल, ठीक है, सुबह आपने अगर देखी हो तो, ठीक है, संसद टीवी फॉलो कीजिए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिलती है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो डिबेट डिस्कशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, उसको प्लीज़ आप लोग सुनिएगा ज़रूर। ओके, कैपिटल जो है इसकी क्या है, अगरतला है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है त्रिपुरा की, 8 है, ठीक है। तो गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य इसके आज के टाइम में गवर्नर हैं त्रिपुरा के। चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव हैं, और बीजेपी की गवर्नमेंट है त्रिपुरा में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिष्णु देव वर्मा, और लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमलरिज्म है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 60 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी। ओके, नेक्स्ट है NHIDCL। NHIDCL क्या है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में ही इनके न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है चंचल कुमार। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के चलते ये अपॉइंटमेंट की गई है, और इनको ही इज़ अपॉइंटेड इन द रैंक एंड एडिशनल सेक्रेटरी। ओके, और ये IAS ऑफिसर हैं 1982 बैच के बिहार कैडर से, और प्रेजेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर बात करते हैं हम नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, और सेटअप की गई थी 2014 में, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर चंचल कुमार यानी कि अभी अपॉइंट किए गए हैं। फाउंड इसको किया गया था 2014 में, हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका मेन ऑर्गन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर डायरेक्टर की बात करें तो अतुल कुमार हैं, ठीक है। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस मनोज सहाय। तो अभी जो पर्टिकुलरली जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग मैन, यानी कि एक मैन थे जिनकी एज 112 थी, ठीक है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज था। तो ओल्डेस्ट पर्सन थे वर्ल्ड के मेल कैटेगरी में, जिनका नाम था सेतुर्नियो दे ला फेंटली ग्रेका। ये स्पेन से बिलोंग करती थी, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो यानी कि 112 ईयर्स ये जिए हैं अपनी पूरी लाइफ, 341 डेज, ठीक है। 112 ईयर्स एंड 341 डेज टोटल। ओके, तो इनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो दर्जा है वो इनको मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। सैतुर्नियो के द्वारा क्लेम किया गया था रिकॉर्ड ओल्डेस्ट पर्सन लिविंग मेल 2021 में, तो याद रखिएगा। तो लास्ट ईयर ही सितंबर में इनको क्या मिला, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये अवार्ड मिला। तो एग्जैक्टली इनकी तब एज थी 112 ईयर्स एंड 211 डेज, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था
February 11 1909 में हुआ था। पुएंटे कैस्ट्रो नेबरहुड जो है ऑफ लियोन इन स्पेन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड है। ठीक है, मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021, यानी कि एंजाइटी वर्ड जो है, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता। तो चिंता वर्ड जो है चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो है ये भी अनाउंस किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ एंजाइटी जो है 21% रही बच्चों में, चैलेंजिंग की बात करें तो 19%, आइसोलेट 14%, वेल बींग 13%, रिसाइलेंस 12%। चिल्ड्रंस टॉप 5 वर्ड्स हैं ये। अगर 2020 की बात करें तो कोरोना वायरस जो है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एयर इंडिया। एयर इंडिया वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा लास्ट ईयर, क्योंकि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात की गई थी। ठीक है, तो सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है विक्रम देव दत्त, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया लिमिटेड का। दत्त जो हैं ये 1993 बैच IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर इनको मिला है AGMUT। ओके, तो इनको अपॉइंट किया गया था एज द एयर इंडिया चीफ इन द रैंक एंड पे एडिशनल सेक्रेटरी, एंड द ऑर्डर इशू जो किया गया था पर्सनल मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, अगर बात करें ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है, टूरिज्म इन दिल्ली गवर्नमेंट में। ओके, तो एयर इंडिया के बारे में अगर देखें तो एयर इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एयर इंडिया की बात करें तो फाउंड इसको किया गया था 1932 में। ठीक है, मुंबई में। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एयर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि अब जो है टाटा ग्रुप के द्वारा इसको जो है फाउंड किया गया था, क्योंकि प्राइवेटाइज कर लिया गया है इसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। JRD टाटा के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। एयर इंडिया आप लोगों को याद रखना है 1932 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। PDF अगर आपको इस लेक्चर की चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।